मीर की कैद में हैं, बल्कि अगवा किया हुआ है उनको, कानूनी तौर पर तो है नहीं। लेकिन पहले क्या अपने आगे एक झूठा बहाना और बयानियां रखते हैं, वो जी अदालतें हैं, अदालतों में केस चला है, अदालतों ने सजा दी, हमारा तो लेना देना नहीं, हमारा सियासत से कुछ लेना देना नहीं, हमें दूर रखें। जब ये एक फौजी अदालत के अंदर इमरान खान को सजा देंगे, जेल में तो वो पहले ही हैं, उसी तरह से जेल में रखना एक और सजा देके, तो कम अज कम मजीद एक्सपोज हो जाएंगे, मजीद नंगे हो जाएंगे। कसर रह तो नहीं गई, लेकिन मजीद हो जाएंगे और सबको पता होगा कि सब कुछ कौन कर रहा है। पता सबको पहले ही है, लेकिन सोलिडिफाई एक बार फिर हो जाएगा और ये जो बयानियां बेचने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं हो सकेगा। आगे चलते हैं जी। कामरान खान साहब, उन्होंने भी एक बड़ा दबंग किस्म का तज्जिया इस पर किया है। उन्होंने कहा कि जनरल फैज को आज सजा पाक फौज के निज़ाम ने सुनाई, मगर जब वो ताकतवर थे तब भी कोई निज़ाम मौजूद था और एक आर्मी चीफ था। फौज में आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। यही कल हमने आपके सामने रखा था। वज़ीर आज़म के दस्तखत से तो लगता है कि जो DGISI है उसकी सिम्मत वज़ीर आज़म तय करता है, लेकिन अगर ऐसा ही हो तो फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल शम्सुर रहमान कल्लू, जिनको बेनज़ीर साहबा ने DGISI लगाया था रिटायर्ड जनरल को अपनी मर्जी से, वो फिर अपनी टर्म क्यों पूरी ना कर सके। उनके कहने का मतलब है कि बेशक वज़ीर आज़म लगाता है DGISI, लेकिन आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर DGISI कोई काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। आसिम मुनीर ने फैज हमीद की सरगर्मियों की रिपोर्ट जनरल बाजवा को एज आ DGC जब फैज हमीद DGC थे, उनकी तमाम जो कार्रवाइयाँ थी वो आसिम मुनीर साहब ने एज अ DGMI जनरल बाजवा को दी थी, लेकिन जनरल बाजवा ने उस पर आंखें बंद रखी। ये तो चलें फिर और भी अच्छा हो गया। फिर तो अब आसिम मुनीर साहब गवाही दे सकते हैं कोर्ट में आके कि मैं DGMI था, ये वो फाइल है, ये करप्शन थी सारी जो फैज हमीद कर रहे थे और मैंने जनरल बाजवा को बताया और उन्होंने आंखें बंद रखी। तो फिर तो इस जुर्म पर भी जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल बनता है। तो अगर आप अब गौर करें तो इस वक्त कामरान खान साहब भी जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल मांग रहे हैं या उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। फैज हमीद को तरक्की मिली, वो AG बने, DGISI बने और बाजवा साहब ने आंखें बंद कर ली। पहली बार पाकिस्तानी फौज ने किसी DGISI को हल्फ से गद्दारी पर सजा दी है। अब अगर आप गौर करें तो इस सारी बात में जाहिर है एक तो वो कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो AG बने, वो हमने कल सारी बातें, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि वो कह रहे हैं कि DGISI मतलब फैज हमीद अकेले तो ये सब कुछ नहीं कर रहे थे, फौज का पूरा अदारा साथ था और जाहिर है ऊपर जो जनरल बाजवा वो भी, तो उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हो रहा, मतलब वो उनका भी कोर्ट मार्शल मांग रहे हैं। शायद इसीलिए जनरल बाजवा को मुल्क से बाहर भेजा गया, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर यहां रखा गया तो सभी लोग उनका कोर्ट मार्शल मांगना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं। अगली खबर, वकील जो हैं इसमें फैज हमीद साहब के, हमने कल ही आपको बता दिया था कि अगले फोरम पर अब रुजू किया जाएगा, तो आज उनकी स्टेटमेंट भी आ गई कि 90 से ज़्यादा समातें हुई इस केस की। रोज़ाना 3 से 12 घंटे हमने केस पर लगाए। 8000 सवालात में सिर्फ 8 सवालों के जवाब भी इस्तगासा के गवाह ना दे सके। ये केस हमने 100 नहीं 1000% जीता है, लेकिन अदालत का फैसला है, हम अगले फोरम पर अपील करेंगे और डेफिनेटली जीत जाएंगे। ये उन्होंने शायद BBC से बात करते हुए ये बातचीत शेयर की। हम आपको कल ही, ये कल नहीं बल्कि नवंबर के शुरू में ये बता चुके थे कि अगले फोरम पर अपील होगी और ये केस, ये सज़ा जो है वो वहाँ से सस्पेंड हो जाएगी। अब उनके वकील भी यही कह रहे हैं कि हम 1000% ये केस जीत चुके हैं। हमने एक और भी कल बात आपको बताई कि ये भी बाद में बताया जाएगा किसी वक्त कि इस केस में बड़े लकूनाज हैं। हमने कल इस चीज़ की निशानदेही की थी कि जानबूझकर कोर्ट मार्शल के अंदर बहुत सारे लकूनाज छोड़े गए हैं और उन्हीं लकूनाज के ऊपर अब ये सज़ा सस्पेंड होगी। मतलब ये सज़ा सिर्फ और सिर्फ बयानिए की मैनेजमेंट है। ये जो वकील साहब हैं इनके बारे में बहुत सारे सवालात उठते हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात इन पर लगाए जाते हैं कि ये ISI के लिए ही काम करते हैं, इनका बैकग्राउंड यही है, ये उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। तो इन्हीं को वकील किया जाना, जब इन पर इतने सारे सवालात उठते हैं और उसके बाद इनका आज बोलना और बताना कि 8000 सवालात पूछे गए, किसी का भी जवाब वो नहीं दे सके, ये क्या बहुत देर नहीं है? फैज हमीद तो अंदर थे, वकील साहब के ऊपर तो पाबंदी नहीं थी। वकील साहब तो बोल सकते थे, इंटरव्यू दे सकते थे, बताते उन्हें फ्री ट्रायल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा।
बहरहाल ये सब कुछ हम कल बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके। अब अगली खबर यह कि राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि खान साहब ने अपनी बहन से गुफ्तगू की, ऐसी बातें भी की जिससे इमरान खान के भारत से राब्तों की निशानदेही होती है। माशाल्लाह, यही कमी रह गई थी। लेकिन ये आप हटते भी कैसे, इससे बाज भी आप कैसे आते? आपको ये शायद बात बहुत हैरान कुन लगेगी, लेकिन वाकई ये सच है जो मैं आपको बताने लगा हूं कि अयूब खान ने, जी हां, अयूब खान ने इश्तिहार दिए थे फातिमा जना साहबा के बारे में और यह बताया था कि वो रॉ की और CIA की एजेंट है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, फातिमा जना साहबा को भी इंडियन और CIA की एजेंट करार दिया था। शुक्र करें बाबा जी वेले से वक्त पर इस दुनिया से चले गए थे। इन्होंने बाबा जी के ऊपर वो इल्जामात लगाने थे, बाबा जी के दराजों में से वो दवाइयां निकलनी थी, बाबा जी के वो इद्दत और इस तरह के केसेस बनने थे, बाबा जी की किरदार कुशी इस तरह की होनी थी, बाबा जी के मजहबी नजरियात के ऊपर ऐसे ऐसे हमले होने थे, बाबा जी ने फलां जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसका बाबा जी ने जासूस निकलना था, उनके लिए मिलकर काम करने वाला निकलना था। वो तो वक्त पर अल्लाह मियां उनको अपने पास ले गए, वरना इन्होंने छोड़ना नहीं था। उनकी बहन को तो कम अज कम करार दे दिया था। अब राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि खान साहब की अपनी बहन के साथ जो बात हुई उस बात में उनके भारत के साथ राब्तों की निशानदेही हुई है, हमारे पास इसके शवाहिद हैं। इस बुनियाद पर कहता हूं कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान खान के तो पता नहीं हैं या नहीं, आपके बारे में तो खबरें हैं कि नेपाल में आपने छुप के मुलाकात की थी, आपके बारे में तो खबरें हैं कि आपके यहाँ वहाँ से लोग आके आपकी मिलों में काम करते थे और आप वीज़े लेने के लिए जो है वो प्रेशर डालते थे। तस्नीम असलम साहबा साबिका सेक्रेटरी खारजा और फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन, वो वाज़े तौर पर आप लोगों के बारे में बता चुकी हैं। उसके बाद बासत साहब जो पाकिस्तानी सफ़ीर रहे हैं इंडिया में, वो वाज़े तौर पर आपके करतूत इंडिया के अंदर बता चुके हैं। तो आप लोगों के ऊपर तो कोई नहीं कोर्ट मार्शल हुआ। इमरान खान का करना है, क्योंकि बहन के साथ वो भी उन्होंने वहां पर बातचीत की जहां उन्हें पता है कि आप सारी बातचीत रिकॉर्ड करते हैं। राणा साहब, पहले तो मुझे लगता था, आप लोगों को लगता है कि आप हमारे माथों पर कहीं चे लिखा हुआ है, अब मुझे शक पड़ गई है। इस बार जब इन जनरल्स ने आप लोगों को हुकूमत दी है तो इन्होंने धोती नहीं लेकिन पीछे से कुर्ता उठा के आप लोगों की कमर के ऊपर पीछे चे लिख दिया है। वो मार्का होता है ना, कट्टे खोते घोड़े जब किसी फार्म के अंदर दाखिल किए जाते हैं तो उन पर मार्का गर्म करके लगाया जाता है। तो अगर राणा साहब की आप शर्ट उठा के पीछे से देखें तो पीछे चे जरूर लिखा होगा, जिस तरह की बातें राणा साहब कर रहे हैं आजकल। क्योंकि राणा साहब ये कह रहे हैं कि जेल में बैठ के, जहां पर कैमरे हर चीज लगी हुई है, इमरान खान को पता है मेरी सांस भी रिकॉर्ड की जा रही, वहां वो अपनी बहन के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हमें पता चला है कि उनके इंडिया के साथ बड़े खतरनाक राब्ते हैं और वो मुल्क के लिए बड़ा खतरा है। राणा साहब, चाशा पिया करो, किस तरह की खचे मारते हैं, को खुदा का खौफ करें। मूंछें आपको मुझे पता है कि आजकल आपको पता है कि जो कपड़ों को कल्फ देते हैं वही वाला कल्फ राणा साहब ऐसे लगा के मूंछों को भी लगाते हैं, वरना मूंछें नीचे गिर जाती हैं। आजकल तो वैसे भी राणा साहब के वैसे ही शेर गिरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो आजकल मुझे लगता है कि वो कल्फ कहीं अकल को भी लगा बैठे हैं, या हो सकता है कल्फ वाली उंगली नाक में डाल बैठे हों, कल्फ दिमाग को लग गई हो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। माजरत मेरी राणा साहब, लेकिन इस तरह की जो आप हरकतें कर रहे हैं, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, और ये सवाए इसको खच मारने के और कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा जी, आगे मंसूर अली खान साहब आए, लौंडा लपाड़ा जी, उनको छोड़ा गया, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था वो भैंस हैं जिन्हें टीका लगाकर हमारे जर्नल्स दूध हासिल करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है। फिर कभी कभी उन्हें इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करना भी अलाउ किया जाता है, वो बड़के शड़के भी मारते हैं, किसी के बाप में जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर वो उन्हें एज अ टाउट इस्तेमाल करते हैं जहां पर ज़रूरत होती है। अब फिर एक बार फिर इस्तेमाल किया है, क्योंकि आखिर पर बताऊंगा